नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और हमारे साथ देख रहे हैं आप स्पेशल सेगमेंट में कोरोना महामंथन। अपने मेहमानों का परिचय हम आपको करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एमवाई अधीक्षक पीएस ठाकुर जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। हमारे साथ हमारे मार्गदर्शक की भूमिका में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार कीर्ति राणा जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनोद भंडारी जो कि अरविंदो हॉस्पिटल के एमडी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आज की चर्चा आधारित है कि पिछले 2 महीने पहले जो कोरोना का भीषण दौर आया, जो दूसरी लहर आई, उसमें हमने क्या खोया और क्या पाया, संसाधनों के अभाव में किस प्रकार हमने अपनों को ही खो दिया, और लगातार ये चर्चाएं होती रही कि कितने लोग कोरोना से हताहत हुए, कितने लोगों की मौतें हुई। इस बीच इस सच को हम झुठला नहीं सकते कि जो लोग ठीक होकर के अपने परिवार के साथ आज सकुशल अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़े हीरो या रोल मॉडल कहा जा सकता है हमारे इंदौर के चिकित्सा विभाग को, जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत कर करके और अपनी टीम के साथ में लोगों को ठीक किया। कम संसाधनों के अभाव के बावजूद लोगों को स्वस्थ करके घर पहुंचाया। हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे और पहला सवाल हम करना चाहेंगे डॉक्टर भंडारी से कि सर, तकरीबन 1.5 साल का जो समय हो गया, अधिक समय हो गया, चिकित्सकों के लिए कितना संघर्षपूर्ण रहा? चूँकि बीमारी आप लोगों के लिए भी नई थी, कोरोना को तो आप लोग भी नहीं जानते थे कि आखिरकार कोरोना कैसा हो सकता है, कितना भयानक रूप ले सकता है। आपके टीम वर्कर्स को नहीं पता होगा कि कोरोना क्या है। इसके बावजूद उससे स्ट्रगल करना, फाइट करना, और ठीक है कुछ खिलाड़ी 0 पे आउट हो जाते हैं, पर कुछ खिलाड़ी आपके भी शतकवीर निकले जिनके माध्यम से खासकर लोग ठीक होकर के घर पहुंचे। कैसे देखते हैं? नहीं, बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जितने भी चिकित्सक थे उनको पहले दिन से ही स्टिमुलेट कर दिया था जब पहला पेशेंट आया था कि अब हमको किसी भी सिचुएशन को फेस करना है। तो डॉक्टर्स की तरफ से, नर्सिंग स्टाफ की तरफ से और पैरामेडिकल और जो लोअर स्टाफ है उनकी तरफ से तो कभी तकलीफ नहीं आई, बट कभी कभी ये प्रॉब्लम आती थी कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो रहा है या कभी दवाई नहीं मिल रही है, किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए शिफ्ट कराना और अपन हैंडीकैप हो जाते हैं। वो जब बोखलाहट होती थी उसमें जरूर लोगों ने अपना सर, एक भय तो होता होगा। भय ऐसा नहीं है कि अन्य बीमारियां बहुत लाइट रहती होंगी, कोरोना का बहुत स्ट्रेन ऐसा रहा? कम डॉक्टर्स ऐसे थे या कम स्टाफ ऐसा था, मेरे को लगता है 0.01% स्टाफ ऐसा था जिसने कोरोना से ये सब देख के डरा हो। मुझे तो नहीं लगता। ठाकुर साहब, आप कैसे देखते हैं? क्या कोई जहन का सेकेंड लहर का खास तौर पे कोई ऐसा दृश्य घूमता हो जहन में आज भी कि पूरी रात नींद ना आई हो कि ऐसा क्यों हो गया? कोई भयानक दृश्य ऐसा या कोई कृत्य ऐसा हुआ हो जिसने आपको अंतर्मन से झकझोर दिया हो? क्योंकि आप शासकीय नीतियों से बंधे हुए हैं, हम आपकी इन चीज़ों को समझते हैं, बावजूद उसके क्या कोई ऐसा? मैं शुरुआत एक्चुअली करना चाहूँगा 31 जनवरी 2020 जी। 31 जनवरी 2020 वो तारीख थी जिस दिन चीन से 2 चिकित्सक छात्र आए थे हमारे पास, वुहान से और शंघाई से। उस समय हमारे पास सिर्फ 24 ऑक्सीजन पॉइंट थे एमआई के बाहर जी, चेस्ट वार्ड में। तो वो बड़ा, उस समय हम लोग कुछ भी नहीं पता था। वहाँ से हमने शुरुआत की थी। पहले 2 मरीज सस्पेक्टेड मरीज आते रहे 24 मार्च तक। 24 मार्च 2020 को पहली बार 5 मरीज पॉजिटिव आए थे और उसके बाद सिनेरियो चेंज हुआ था, क्योंकि एकदम से ऐसा लगा था कि पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि ऐसा भय पैदा हो गया था उस समय के सब, अगर कोरोना पॉजिटिव आ गया मतलब पूरा शहर पॉजिटिव हो जाएगा जी। उस भय से पार पाना, उन अपने डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को, कर्मचारियों को स्टिमुलेट करना, रात भर जागना, वो शुरुआत थी। लेकिन दूसरी लहर ने तो पूरा ही मतलब एक सिनेरियो ही चेंज कर दिया, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है 23-24 मार्च 2021 से 15 मई 21 तक मुझे नहीं लगता कि मैं 2 घंटे से ज़्यादा सोया, क्योंकि मरीज इतने ज़्यादा आ रहे थे और मेरे पास फ़ोन बहुत आते थे, अननोन के फ़ोन बहुत आते थे जिनके पास कोई भी नहीं होता था। जब रात में कोई ऐसा फ़ोन आया कि सब मेरे पिताजी हैं, उनका 80% सैचुरेशन हो गया है, मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि बेड इंदौर में उपलब्ध नहीं थे। तो उस समय चूँकि मेरे पास MTH हॉस्पिटल है, मेरे पास चेस्ट वार्ड है, MRT भी है, साथ में हमारे हॉस्पिटल भी है, तो हम ये जो 3 हॉस्पिटल मेरे पास हैं, तो हमने पूरा प्रयास किया है कि हम उसमें मरीजों को भर्ती करें। और विश्वास मानिए कि ऐसे लोग जिनका जो मतलब आके वहाँ पर एकदम से गेट पर खड़े हो जाते थे, बिल्कुल उनका मरीज ऐसी हालत में रहता था कि बिल्कुल मरती हुई हालत में, उस समय किस तरह से इंतजाम करना है बहुत मुश्किल था। लेकिन हमारी जो कैजुअलिटी थी MTH की, उसमें हमारे पास जो ऑक्सीजन पॉइंट थे, तो हमने कई बार मरीजों को रात भर
उस पर भी ऑक्सीजन पर भी रखा है, क्योंकि मुख्य जो चीज़ है ऑक्सीजन में जो दवाइयों का जो अब देना है तो वो हम वहीं कैजुअलिटी में करते थे, और जब वार्ड में कोई जगह खाली हो जाती थी तो उनको शिफ्ट करते थे। बहुत कठिन था, मतलब ऐसा लगता था कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो बस एक सतत धारा में आप बह जा रहे हैं, आपको काम करना है। और सभी जो भी फ़ोन करते थे उनकी अपेक्षा होती थी कि मुझे कैसी भी एक बेड उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि उस समय एक हालत ये हुई थी हमारे इंदौर में कि कहीं पर भी बेड उपलब्ध नहीं था। तो बहुत कठिन था वो, मतलब मुझे अभी भी याद है कि एक दिन मैं दोनों टाइम MDH जाके बैठता था 1-1 घंटे, और दिन में तो रहते ही था, लेकिन दिनों सुबह शाम में बाहर बैठता था। तो एक महिला थी और वो बैठी हुई थी शांति से। मैंने पूछा क्या है, पूछा जाके पास में जाके, पता चला कि उसकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है और वो शांति से बैठी है कि मुझे एडमिशन मिल जाए जी। फिर मैंने उसके लिए वो किया। तो ऐसे जो केस है, फिर एक दूसरा आदमी आ गया मेरे पास, कह रहा मेरे भाई का 80% सेचुरेशन है। तो ये जो तकलीफ थी लोगों की ना, उस तकलीफ पे मरहम लगाने के लिए हमारे जो स्टाफ ने जो काम किया है, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे हमारे क्लास फोर्थ हो, चाहे हमारे एजेंसी के वर्कर्स हो। मैं आपको बताऊं कि जो एजेंसी के वर्कर्स के लिए हम बोलते हैं कि साहब वो तो प्राइवेट है, ये है, उन संविदा वर्कर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और ये टीम एफर्ट होता है, बगैर टीम एफर्ट के हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। खैर हाँ, यहाँ हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे PS ठाकुर जी के लिए कि बिल्कुल सही बात है, अननोन जितने भी फ़ोन कॉल्स आते थे लगभग सभी अटेंड होते थे। हम पत्रकारों को भी आपके माध्यम से बहुत सहयोग मिला, इसके लिए खैर रेड 9 TV आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता है कि आपकी वजह से पत्रकार साथियों को और आम जनता को समय समय पर सही ट्रीटमेंट भी मिला। और सबसे संतोष का विषय यह था कि आप फ़ोन उठा रहे थे, चूँकि आप फ़ोन उठा रहे थे, आप एक ढांढस बांध रहे थे कि ठीक है आज नहीं तो कल हम आपके लिए कोई व्यवस्था कर पाएंगे। उस दौर में जब बड़े हॉस्पिटल्स ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, बेड होने के बावजूद बेडों की बोली लगने लग गई थी। कीर्ति राणा जी कैसे देखते हैं, शायद मैं सही फरमा रही हूँ कि नेताओं के फ़ोन कॉल्स आते थे और उसके आधार पर मरीजों को बेड मुहैया होते थे, और ज़रूरतमंद जो रहते थे, कई ऐसे लोगों ने घरों में दम तोड़ दिया, बेड नहीं मिला उन लोगों को। प्रियंका जी, आपके माध्यम से मैं पहले तो हमारे बगल में जो दोनों कोरोना काल के भगवान जिन्हें माना जाता है, बिल्कुल सही बात, वो डॉक्टर्स टीम हमारे साथ में बैठी है। मैं आपका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और कोरोना काल में कई डॉक्टर भी शहीद हुए जी, और हेल्थ वर्कर भी शहीद हुए हैं जी। उन सबके प्रति, और जो सामान्य जन अपने परिजनों को खो चुके, उनके लिए भी एक श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैं आप दोनों से कुछ पूछूं उसके पहले तो मैं ठाकुर साहब को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री आए थे और वो सार्वजनिक रूप से अभय प्रसाद में कह के गए कि सरकारी अस्पतालों का काम बहुत अच्छा रहा, MI का काम अच्छा रहा जी। तो हमारी बधाई आपको। मेरा इसमें ये पूछना है कि एक तरफ सारा समाज आपको भगवान के रूप में देखता है, लेकिन चिकित्सा पेशे से जुड़े कुछ लोगों ने, कुछ अस्पतालों ने आपदा में अवसर तलाश लिए। बिल्कुल ठीक। और आपदा में अवसर ऐसे तलाश लिए कि एक तरफ आप लोग भगवान की श्रेणी में हैं और दूसरी तरफ आप लोगों के भगवान वाले सम्मान को तिरोहित करने वाले वो लोग शैतान के रूप में भी सामने आए। बिल्कुल सही। सारे लोग ऐसे नहीं थे, लेकिन क्या होता है कि तालाब की कोई एक मछली गंदा हो, वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, प्रभावित करती जी। तो ऐसे में आप दोनों से मेरा कहना है कि ये जो अवसर, पहली लहर अप्रत्याशित थी, दूसरी लहर में संघर्ष किया और अनुभव से सीखा, और तीसरी लहर अब जब आ रही है जी, तो वो पहली लहर की कमजोरी, दूसरे लहर के अनुभव, निश्चित रूप से तीसरी लहर में काफी कुछ हम समझ चुके हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। तो तीसरी लहर जब आहट उसकी सुनाई दे रही है, आज ही WHO ने कहा है कि तीसरी लहर बिल्कुल ठीक शुरुआत हो गई जी। तो आप दोनों कैसा मानते हैं? आप निजी अस्पतालों का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप सरकारी अस्पतालों का। बिल्कुल तीसरी लहर को लेकर आम जनता में जो भय है, आम जनता जो पहले और दूसरे लहर में लुटाई है, पिटाई है, बिल्कुल ठीक, ब्लैक का शिकार हुई है, बेड नहीं मिले उसका शिकार हुई है, ऑक्सीजन नहीं मिले उसका शिकार हुई, तो आप दोनों क्या मानते हैं तीसरी लहर को लेके? आपसे मैं जानना चाहता हूँ। जी भंडारी साहब, पहला क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि जो आपने बताया कि लोगों ने लूटा और पैसे लिए और शैतान के काम किया जी। देखो, इस पूरे शहर का अगर मेडिकल इवैल्यूएशन अगर अपन देखेंगे तो एक ज़माने में यहाँ पर SK मुखर्जी, डॉक्टर पोवाला, जंगलवाला, फिर CP तिवारी, डॉक्टर छपरवाल, सतीश शुक्ला, ऐसी बहुत सारी मैं रेंज गिनाता हूँ। तो जब MY हॉस्पिटल एक ऐसा अस्पताल था जहाँ पर दुनिया का कोई भी आदमी, इंडिया से भी आते थे, कोई मिनिस्टर हो, कोई भर्ती होते थे, तो विश्वास तो खूब था। फिर सेकंड दौर आया जबकि
कॉर्पोरेट ने इसको टेक ओवर कर दिया। तो ये कॉर्पोरेट जब भी इस तरह की चीज़ें टेक ओवर करता है, आप अभी भी देखेंगे कि कॉर्पोरेट कल्चर में ये सब चीज़ें उनके बीच में कुछ लोग आके और कर जाते हैं। बट आपने दूसरा क्वेश्चन किया थर्ड लहर का। थर्ड लहर का मैं डॉक्टर ठाकुर की तरफ से खुद ही अश्योर कर देता हूँ कि इस इंदौर ने जो इस कोविड में एमवाई हॉस्पिटल और अरविंदो ने मिलकर और सुपर स्पेशलिटी और मोहब हॉस्पिटल ने मिलकर जो काम किया है और जो नाम कमाया है, इस नाम को खोने नहीं देंगे। और अब इस तरह का इसलिए ना होने देंगे कि बेड कम होने ही नहीं देंगे। हम कितने बेड चाहिए, मैंने तो एक बिल्डिंग पूरी खाली करा के पलंग लगा के छोड़ दिया। खैर ये वाकई में बहुत बड़ा विषय है कि अरविंदो अस्पताल, एमवाई अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, वाकई में यहाँ ज़्यादातर जो पेशेंट थे, जो मरीज थे, वो ठीक होकर के घर गए। कीर्ति दादा कैसे देखते हैं? मरीज ठीक होकर गए और आज हम दूसरी लहर के बाद में यहाँ बैठे हुए, तो मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि दूसरी लहर के बाद में हम सुरक्षित और बैठे हुए हैं। डॉक्टरों का फिर आभार। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वो कॉर्पोरेट जब बीच में आ जाता है तो ये सारी अवस्थाएं पैदा होती है, लूट खसोट पैदा होती है। है ना? कोरोना काल के पहले हमने देखा कि डॉक्टर की फीस 500 रुपये थी, अब वो 1000 और 2000 हो गई। पहले महीने भर की फीस होती थी, वो 15 दिन में सिमट आई। वही कहानी है आपदा में अवसर टटोलने। हाँ, तो आपदा में अवसर। तो एक तरफ जब इंदौर में एस.के. मुखर्जी जैसे बड़े मुखर्जी जैसे नाम हुए, जिनसे आप लोग सब पढ़े हुए हैं, और निश्चित रूप से आप अपने लेवल पे उनके सिद्धांतों को पालन करते हैं, लेकिन पूरा चिकित्सा जगत क्या उसका पालन करता है? मेडिकल हब के रूप में इंदौर पूरे विश्व में अपना स्थान बना चुका है। सऊदी अरब से इलाज कराना उनको यहाँ ज़्यादा सस्ता लगता है। विदेशों के लोग यहाँ आना ज़्यादा पसंद करते हैं, खासकर इंदौर में, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पैसा भी कम लगेगा और जान भी बचेगी या जो परेशानी उससे निजात मिल जाएगी। ऐसी स्थिति में जब सरकारें मेडिकल हब के लिए सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, तो क्या जो कॉर्पोरेट कल्चर इंदौर में घुसाया है उससे निपटने के लिए चिकित्सा पेशे के रूप बदनाम नहीं हो, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ये आम जनता से जुड़ा है। जी ठाकुर साहब, मैं उत्तर देना चाहूँगा इसका, क्योंकि क्या है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार का प्रयास है कि हम स्वास्थ्य सेवा को और बेहतर करें। आज की डेट में आप देखेंगे कि जो जिस बात से मैंने शुरुआत की थी कि हमारे पास सिर्फ 24 ऑक्सीजन पॉइंट थे, आज हमारे पास 1700 ऑक्सीजन पॉइंट है हमारे पास। आज अभी हम जो तीसरी लहर के लिए जो प्रयोग ही करते रहेंगे, कोई सक्षम कई लोग वो नकली इंजेक्शन से भी ठीक हो गए। बिल्कुल ठीक। एक विश्वास था कि इंजेक्शन लगना है। मैं बात बताता हूँ आपको, आप इस बीमारी को अगर समझेंगे तो रेमडेसिविर का अल्टरनेटिव कुछ नहीं है रेमडेसिविर की जरूरत। सवाल है सिलेक्शन ऑफ पेशेंट। मैंने पहले भी एक बार, आपको याद हो, मेरा एक वीडियो बहुत चला था जब रेमडेसिविर के बारे में शॉर्टेज थी। मेरा आपको अभी भी स्ट्रांग ये कहना है कि अब ऐसा कुछ नहीं रहा है कि हमको कोई ट्रायल करना है या ट्रीटमेंट करना नहीं आएगा, या हम कोई लोगों पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपको इसका एग्जांपल ये दे देता हूँ, यहाँ बैठ के मैं बता के जा रहा हूँ आपको। 25 तारीख तक में ऐसा कोई सा भी ये वायरस म्यूटेट होगा तो 25 जुलाई से लेके आगे तक करीब सबसे पहले इंडिया में इस इंदौर शहर को तो मैं बता दूंगा कि ये म्यूटेट हो रहा है, अब अपन सतर्क हो जाओ। और उसका क्या ट्रीटमेंट है? मैंने इतनी व्यवस्थाएं, इतना साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इतना साइंटिफिक हर चीज व्यवस्था, मतलब शोध कर लिया है आपने पर्याप्त। हाँ, शोध भी कर लिया है और मशीनें भी खरीद ली। और मुझे पूरा मालूम है कि हमारा जो मेरा खुद का पेरेंट, मैं तो वहीं से सीखा हूँ जिंदगी का, तो एमवाई और सुपर स्पेशलिटी, हम जो 2 ग्रुप हैं इस समय, ये मिलके इस पूरी आपदा को अब के किसी को नहीं होने देंगे इस तरह की लूटा मारी। फिर हम खुद ही उठा लाएंगे अगर अब कहीं खबर भी लगी पेशेंट की कि किसी ने इस पेशेंट को। खैर ये तो बहुत अच्छी बात है। ठाकुर साहब, आप कैसे देखते हैं? सर ने कहा कि रेमडेसिविर वाकई में हर जगह कारगर नहीं था, पर कई बार हमने स्वयं कवरेज के दौरान देखा कि 10% इन्फेक्शन के बाद भी चिट्ठी में लिख दिया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन इतने लगेंगे, और उसी रेमडेसिविर की कालाबाजारी भी होने लगती है। महज 2000-3000 का जो इंजेक्शन है वो 35-35 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये में बिकने लगता है। कैसे देखते हैं? और ये भी सामने आया कि रेमडेसिविर के 6 डोज लगने के बाद में उस मरीज में अन्य परेशानी, दूसरी बीमारियां पैदा, शुगर बढ़ गई, उसके बाद में ब्लैक फंगस का जो शिकार हुआ उसमें भी पता चला। जी, के बारे में सबसे ज्यादा मैं जवाब देता हूँ। देखिए, एक्चुअल में क्या हुआ है कि इस रेमडेसिविर के इंजेक्शन को लेके सर अपना यहाँ पर लोगों को ये नहीं मालूम पड़ा कि इसको रिटेल काउंटर पर ना बेचे। बेसिकली इसको लगाने के लिए हॉस्पिटल के ही काउंटर पे अगर दिया जाता तो ये कभी तकलीफ नहीं आती, ना कभी कालाबाजारी होती, ना किसी को कुछ होता। जहाँ तक आपने बताया कि इसमें कॉम्प्लिकेशन, हर इंजेक्शन के अपने कॉम्प्लिकेशन थे,
हर दवाई के अपने कॉम्प्लिकेशन है। आप ब्लड प्रेशर के अर्कामिन की गोली या हाइड्रोजन एसिड्स की गोली भी खाते हो तो उसके भी अपने कॉम्प्लिकेशन है। बट ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि लोगों को लगा रेमडेसिविर हमारा जान बचाने के लिए एक साधन है और वो काउंटरों पे बिकने लगे। पर सर ये मैसेज भी तो लोगों के मैं बात बता दूं, ये मैसेज लोगों ने अपने बाहर परिवार के लोगों के लिए रेमडेसिविर गोली लगी। सर लोगों ने घरों में इकट्ठा करके रेमडेसिविर रखा था कि जैसे कि कोई ब्रह्मास्त्र है ये। इसे भंडारी साहब की बात से एक चीज सामने आ गई, रेमडेसिविर को लेके, जीवन रक्षक दवाइयों को लेके। पहली और दूसरी लहर में सरकार को भी पता नहीं था कि ये दवाइयों का कोटा किस तरह से जारी किया जाए, किसको दिया जाए। ये कोरोना काल 2 लहर के दौरान अंधों का हाथी साबित हुआ जी। इसने पकड़ा पाँव, उन्हें गए तो खंबा है, उसने पूंछ पकड़ी, उन्हें गए तो सांप है। तो इस तरह से ये कोरोना काल का जो अंधों का हाथी साबित हुआ, उसमें सरकार की नीतियां, मेडिकल से संबंधित विभाग की नीतियां ऐसी नहीं साबित हुई कि रेमडेसिविर सहित सारी जीवन रक्षक दवाइयां सीधे आम बाजार में नहीं मिलने की अपेक्षा अस्पतालों को सीधे सप्लाई किया जाए, वहीं से दी जाए। यही बात है ना। पर बाद में सुधार लिया ना, बाद में सुधारा। आप देख लो ना, एम्फोटेरेसिन भी कहाँ उसमें किसी को तकलीफ आई क्या? कौन ब्लैक में खरीद पाया उसको? फिर उसका प्रचार इतना नहीं हुआ ना सर। रेमडेसिविर का प्रचार प्रसार ही बहुत ज्यादा कर दिया। ब्लैक फंगस में जो इंजेक्शन लगता था उसको जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने कंट्रोल किया है, ऐसा मैं तारीफ कर रहा हूँ मैं एडमिनिस्ट्रेशन की, और स्पेशली एमआई हॉस्पिटल। इसी इंदौर में वही इंजेक्शन जिसका सर कह रहे हैं, वो इंजेक्शन अगर इस तरह कंट्रोल पहले रेमडेसिविर हो जाता तो इसी इंदौर में मैंने दवा बाजार में उस इंजेक्शन के लिए 6 लाख तक की बोली लगती देखी। वो गुजरात का एक पेशेंट के लिए लेके गया। जब तक सरकार ने एम्फोटेरेसिन बी पे कंट्रोल नहीं किया। मैं थोड़ी अलग बात रखना चाहता हूँ, चाहे दूसरी लहर हो चाहे ब्लैक फंगस हो, हमें शासन ने जिस तरह से दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी मरीज हमारे शासकीय अस्पतालों में भर्ती हुए हैं दूसरी लहर में और अभी ब्लैक फंगस में, सबको जो दवाइयाँ हैं सब सरकार ने ही दी हैं। तो रेमडेसिविर भी, लेकिन उसमें रेमडेसिविर का दुर्भाग्य हुआ जो भंडारी साहब बोल रहे थे कि हमें ये लगता था कि अगर हमारा 5% इन्फेक्शन हुई तो हमें रेमडेसिविर लगवाना है। और ये जो सर जो बोल रहे थे उससे मैं भी सहमत हूँ कि हर दवाई का अपना साइड इफेक्ट होता है। आप अगर आपको जरूरत नहीं है आप लगवाएंगे तो उसका नुकसान ही होगा। तो कहीं ना कहीं उसने भी नुकसान किया है लोगों का। लेकिन हाँ, रेमडेसिविर से जो अगर जो इन्फेक्शन का जो दर हमारे क्लिनिशियन तय करते हैं उसके हिसाब से अगर रेमडेसिविर लगा है तो उसने मरीजों को बहुत फायदा पहुंचाया है। और आपको तो अच्छे से पता है कि कई मरीज आपने भर्ती किए हैं जो जिनको रेमडेसिविर लगा है उनको फायदा हुआ है कहीं। तो ये हम नहीं बोल सकते वो दवाई इफेक्टिव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब गलत तरीके से, मतलब गलत समय में प्रयोग होना भी किसी दवाई घातक हो जाता है जी। इसलिए वो उसकी दिक्कत हुई है। इलाज के खर्चे के लिए क्या लगता है कीर्ति दादा, कोई नीति होनी चाहिए सरकार के पास कि इलाज का खर्च क्या रहेगा? कोरोना घूम फिर के हम बार बार इस विषय पे इसलिए आ जा रहे हैं क्योंकि कई अस्पतालों के माध्यम से लोगों को ऐसे लंबे चौड़े बिल सौंपे गए जो वाकई में बहुत हैरत अंगेज है। देखिए, पहली लहर और दूसरी लहर सरकार ने प्रयास किए, उससे कोई असहमति नहीं, अच्छे प्रयास किए। केंद्र सरकार ने भी अच्छे प्रयास किए और जिला प्रशासन ने भी अच्छे प्रयास किए। इस सब के बावजूद आम आदमी के परिवार का जो सदस्य अस्पतालों में भर्ती रहा उसने ये मान लिया कि दूसरी लहर तक जिला प्रशासन भी फेल था, राज्य सरकार भी फेल थी और केंद्र सरकार भी फेल थी। जहाँ तक अस्पतालों में इलाज का सवाल है और बिल का सवाल है जी। जब दूसरी लहर का उतार शुरू हुआ जी, तब हमारी सरकार को याद आया कि अस्पतालों के लिए एक नीति निर्धारित करना चाहिए। पलंग का चार्ज क्या होगा, बिल्कुल सही बात है। निजी अस्पताल में क्या चार्ज रहेगा। सरकारी अस्पतालों ने अच्छा काम किया, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन ये सरकार क्यों देर से जाएगी? शायद इसलिए देर से जाएगी कि आकाश त्रिपाठी को वहाँ बिठा दिया तो उनको ज्यादा, इन दो को ज्यादा समझ, इसलिए वो सरकार को उन्होंने कहा कि इसमें ये करना चाहिए। कहीं ना कहीं शासकीय तंत्र जो था कमजोर था जी। जब पहली लहर आई थी सरकार तो अपना कब्जा करने के लिए लगी हुई थी जी, कि किसी तरह से मध्य प्रदेश पे कब्जा हो जाए। सरकार उस समय कोरोना की सरकार को चिंता नहीं थी, बीजेपी को चिंता थी कि हमारा वोट में कब्जा हो जाए जी। दूसरी लहर आते आते हुआ ये कि ठीक है कर रहे हैं, सब समझने में लगे हुए थे। और उसमें ये हुआ कि आपके प्रयास कम नहीं थे, लेकिन आम आदमी जो डॉक्टर जिस कोरोना को नहीं समझ पाया उसको आम आदमी कैसे समझ लेगा? तो उसके लिए तो किसी ने कहा रेमडेसिविर लगवा लो, उसने फटाक से स्टार्ट कर लिया।
कितने भी मिले, अभी भी कई घरों में रेमडेसिविर स्टॉक के रूप में पड़ा रखे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, पड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। वो एक्सपायर हो गया, लेकिन उसको पता था कि यार लगा, कई तो डॉक्टरों के पास सजा गए साहब मेरे को तो आप रेमडेसिविर लगा दो जी, भले ही उसको बीमार नहीं लेकिन। अच्छा सर, ये बड़ा रोचक विषय है भंडारी साहब कि जो इंजेक्शन, चाहे रेमडेसिविर की बात की जाए चाहे टॉसिक की बात की जाए, जितने भी इंजेक्शन है जिनके उस समय शॉर्टेज चल रही थी, ये इंजेक्शन की सप्लाई नेताओं के घर तक कैसे हुई? मुझे मालूम है कि मेरे घर पे कैसे आया जी। मैं तो डायरेक्ट हेट्रो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, मेरे लिए तो अलग से बनाता था 4200 इंजेक्शन। जब भी सर ये विषय पूरे कोरोना काल के दौरान बहुत ज्यादा घेरे में रहा कि आखिरकार नेताओं के घरों तक रेमडेसिविर की सप्लाई कैसे हुई? तो मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ, क्योंकि अपना जो हमारे जो सरकारी अस्पताल में जो इंजेक्शन आते थे वो हमारे पेशेंट्स को लगते हैं, उसके हिसाब से रहता है, तो वो कैसे क्या हुआ है उसके बारे में तो जो हॉस्पिटल में पहुंच रहे थे इंजेक्शन, वो भी पेशेंट को लग नहीं रहे थे, कैसे देखते हैं? ये सर भी नहीं बता पाएंगे, आप भी नहीं बता पाएंगे। मुझे जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए इंदौर के लिए 4000 का कोटा घोषित किया कि 4000 रेमडेसिविर मिलेंगे। अब जरूरी थोड़ी कि 4000 ही आए हों, 6000 भी तो आ सकते हैं, 6000 भी आ सकते हैं। 4000 अस्पताल को मिल गए, 2000 नेताओं के घर पहुँच गए, नेताओं को मिल गए, पत्रकारों को मिल गए जी, जिसकी जितनी पहुँच थी, जिसकी पकड़ थी उस हिसाब से वो इंजेक्शन मिल गए। और अस्पतालों में इंजेक्शन के लिए लोग भटकते रहे, लेकिन हमने देखा कि कई नेताओं की यहाँ कतार लगी हुई थी जी। जैसे आधार कार्ड बनवाने के लिए और ठीक उसी प्रकार से रेमडेसिविर की लाइन लगी हुई थी। बिल्कुल सही बात है कि आप अपने मरीज का कागज जमा करा दीजिए, शाम को सर कागज भी नहीं, केवल आधार कार्ड जमा करा दीजिए जी। जैसा आपने बताया कि जब तकलीफ में आदमी रहता है अवसर का उपयोग, नेताओं ने भी अवसर का उपयोग किया, पत्रकारों ने भी अवसर किया, बहुत सारे पत्रकारों ने अवसर का उपयोग। बिल्कुल सही बात है। मतलब हमारे यहाँ के तो मंत्री तक पे आरोप लग गए कि उनका ड्राइवर इंजेक्शन बेच रहा था। बिल्कुल सही बात है। अब ड्राइवर की इतनी हिम्मत हो सकती है बेचने की कि वो इंजेक्शन बेच दे, वो सही बात बेच दे। और सप्लाई कहाँ से हो रहा है, फिर उसके पास कहाँ से आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा विषय। इस तरह के विवाद भी सामने आए, लेकिन फिर भी हम मानेंगे कि दूसरी लहर निपट गई जी, हम सब बचे हुए हैं और तीसरी लहर की तैयारियों में लगे। और सबसे अच्छा विषय ये भी है कीर्ति दादा कि भंडारी साहब ने कहा कि हम सेकंड लहर से काफी कुछ सीख चुके हैं और तीसरी लहर के लिए बहुत प्रिपेयर हैं। ये वक्तव्य से जी, इस चैनल से जितने भी श्रोता दर्शक कार्यक्रम विश्वास बना है कि हम तीसरी लहर को अच्छी तरह से निपट लेंगे। मेरा आप दोनों से एक निवेदन है, तीसरी लहर जब आने की आहट WHO ने आज घोषित कर दी है, बिल्कुल सही बात, जिसमें कि माना जा रहा है कि 5 साल के बच्चे, गर्भवती महिलाएं ज्यादा प्रभावित हो सकती है। तो मैं आप दोनों से चाहूंगा कि आप कुछ इस चैनल के माध्यम से ऐसे टिप्स भी दे दें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, कि कैसे इस तीसरी लहर को वो अपने स्तर पे मिटा सके। जी ठाकुर साहब, पहले आप देखिए क्या है, सावधानी बचाव है, और मैं तो मानता हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो वो बात वही है कि आप अगर सावधानी रखेंगे, और मैं बार बार सोशल मीडिया पे अपने वीडियो करता रहता हूँ और एक ही चीज बार बार बोलता हूँ कि मास्क का, बार बार हाथ धोने का, सैनिटाइज करने का और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई अल्टरनेट नहीं है, ना अगले 3-4 साल तक होगा जी। तो बेहतर है कि हम इनका पालन करें, और इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि गर्भवती महिलाओं में एक जो दिक्कत है वो सबसे बड़ी ये है कि गर्भवती महिलाओं में जब ये कोरोना संक्रमित हो जाती हैं वो, तो वहाँ पर उस शरीर के ऊपर 2 लोगों का लोड होता है, भार होता है, तो उसमें इलाज करना जो एक सामान्य मरीज होता है उससे बहुत कठिन होता है, और उसमें कई बार बच्चे की या माँ की मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए गर्भवती महिलाएं हों चाहे बच्चे हों, वो हमें सबको ही ये सिखाना पड़ेगा कि आप लोग बाहर निकलें तो आप मास्क लगा कर निकलें, किसी से बात कर रहे हैं तो मास्क लगा कर रहें, क्योंकि इसके अलावा कोई अल्टरनेट हमारे पास नहीं है। आपको बचाव करना पड़ेगा, और क्योंकि अभी तक तो हमारे जो एडल्ट या एल्डरली पर्सन ही गए हैं, वृद्ध लोग गए हैं, युवा भी गए हैं इस दूसरी लहर में, लेकिन इस बार अगर बच्चों पे कुछ आएगा तो बहुत तकलीफ होने वाली है। इसलिए मैं तो सभी इंदौर वासियों से अपील ही कर सकता हूँ कि आप सावधानी रखिए, अपने बच्चों को, महिलाओं को, सभी को आप मास्क पहनाइए, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को, और सब लोग मास्क पहनिए, बार बार हाथ धोइए, हाथ सैनिटाइज करिए और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करिए। सर आप कैसे देखते हैं कीर्ति दादा सवाल को? तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि सर ने जो बताया वो तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, बट सेकेंडरी ये है कि किसी को भी माइल्ड सिम्टम बुखार के, खांसी के बच्चे को लगते हैं जी, लूज मोशन या डायरिया होता है, आपको 2-3 दिन तक वो ठीक होने में तकलीफ लगती है, तो इमीडिएट किसी प्रॉपर सेंटर पर जाकर अपना चेकअप करा लें। जितनी गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना रेगुलर जो चेकअप होता है उससे एक्स्ट्रा चेकअप के लिए जाया करें अपने डॉक्टर के पास, सो दैट अर्ली पिकअप अगर कोई भी चीज़ हो जाएगी समय पे ठीक भी हो जाएंगे।
जल्दी ठीक होंगे। बिल्कुल सही। और उसमें फिर बच्चे की भी जान को खतरा कम रहेगा, माँ की जान को भी खतरा कम रहेगा। और अब हर डॉक्टर जो एक रीजनेबल पढ़ाई कर चुका है, जिसने खूब मरीज देख लिए हैं, ऐसे इंदौर में कई डॉक्टर्स हैं जो प्रॉपरली उसको डायग्नोस कर लेंगे, अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा, अब इतनी तकलीफ नहीं आने वाली। ठाकुर साहब कैसे देखते हैं, आपने बीच में ट्वीट भी किया था जब सेकेंड लहर अभी प्रॉपरली आई नहीं थी, पर आपने बोला था कि एहतियात रखने का विषय बन गया है कहीं ना कहीं, शासकीय रूप से शासकीय बॉडी में होने के बावजूद आपने बोला जा सकता है कि अलर्ट कर दिया था पहले से कि जो सेकेंड लहर होगी वो बेहद खतरनाक होगी। तो उस चीज़ को तो अनदेखा किया गया, क्योंकि ना महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्टेशन को रोका गया, ना अन्य गतिविधियों को रोका गया, ना फ्लाइट रोकी गई, ना बाजार को रोका गया, पूरा व्यवस्थित वैसे ही सराफा चौपाटी पे लोग खाना खा रहे हैं, वैसे ही 56 दुकानों पे खाना खा रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या तीसरी लहर के लिए आप सशक्त ढंग से शासन को आगाह कर पाएंगे कि गलतियों को हम दोहराएं ना? क्योंकि आप तो चिकित्सक हैं, भंडारी साहब आप भी चिकित्सक हैं, आपका जो काम है आप वही कर सकते हैं। लॉकडाउन लगाना आपके बस का नहीं है, आप नहीं लगा सकते, जो आपकी व्यवस्थाएं हैं आप वही कर सकते हैं। कैसे देखते हैं? नहीं, जो भी सोशल मीडिया पे लिखता हूँ वो बेसिकली जनता के लिए होता है, क्योंकि पॉलिसी मैटर्स के लिए मैं शासन से बात करता हूँ, है ना। लेकिन जब हम जनता की बात करते हैं, देखो क्या है कि शासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, चिकित्सक अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जनता की भी एक जवाबदेही है कि वो लापरवाही नहीं बरते, उसको भी हमें अलर्ट करना बहुत जरूरी होता है। कि वो क्या है कि जब तक हम अवेयर खुद नहीं होंगे, हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक सुनामी आ जाती है, मान लीजिए अब एकदम भीषण सुनामी आ गई है, तो उससे बचाव कैसे होगा? उसमें बचाव करना किसी के लिए संभव नहीं होता। तो ये जो दूसरी लहर थी वो सुनामी की तरह थी, उसमें जितनी आप सोचिए ना कि जब हमारे पास पहली लहर में जितने ऑक्सीजन पॉइंट थे, उससे कई गुना ऑक्सीजन पॉइंट हमारे पास सेकंड लहर में थे, फिर भी कम पड़ा, तो भी कम पड़े। जबकि हम लोग सोचते थे 1200 ऑक्सीजन पॉइंट हमारे पास जो कोविड अस्पताल में हो चुके हैं, मतलब सिर्फ एमआई से संबद्ध अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, भंडारी साहब के भी मतलब मेरे ख्याल से 1500-1600 ऑक्सीजन पॉइंट होंगे सर। तो आप सोचिए कि इतना हम लोगों ने तैयारी कर ली थी, हमको लगता था पहली लहर के हिसाब से असेस करते थे कि इससे ज्यादा थोड़ी आएंगे, वो इतना 20% 25% बढ़ेगा। विषय ये भी था ना सर कि बाहर से भी काफी सारे लोग इंदौर में इलाज करने आते हैं, मतलब इलाज करवाने के लिए लोग तो पहली लहर में भी था और दूसरी लहर में भी था, लेकिन एकदम जो दूसरा जो मॉडिफाइड स्ट्रेन आया था इसका कोविड का, बस वही बात सर कि जैसे चिकित्सक उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, नहीं पता था कि इतनी ऑक्सीजन की किल्लत एकदम से हो जाएगी, लोगों में ऑक्सीजन बॉडी में ऑक्सीजन इतनी जल्दी कम हो जाएगा। ठीक वैसे ही भंडारी जी मतलब जो मरीज या आम जनता भी इतनी ज्यादा अलर्ट नहीं थी, क्योंकि पहला कोरोना का स्ट्रेन अलग था, सेकेंड स्ट्रेन अलग हुआ, अचानक से फीवर आना, कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आना और तीसरे दिन सडन ऑक्सीजन लेवल का डाउन हो जाना। तो इतने अगर रूप बदलेगा कोरोना, तो आम जनता से भी कहां तक हम अपेक्षाएं ऐसी रख सकते हैं? आपको आपके चैनल के माध्यम से मैसेज दिया है ना जी कि मैं 25 जुलाई से आप सबको पहले से आगाह कर दूंगा कि आप सतर्क हो जाओ, बिकॉज मैंने न्यू जीन सीक्वेंसिंग की मशीन स्टार्ट कर दी। अच्छा सर, ऐसा कोई महीना आपको लगता है जो बेहद संवेदनशील हो सकता है? 30 अगस्त महीना, अगस्त और सितंबर। 15 अगस्त के बाद मुझे भी लगता है कि 15 अगस्त के बाद इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि झंडा बंधन के बाद हम लोगों को इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसी संभावना तीसरी लहर के लिए जी नहीं तैयारी मतलब। अच्छा सर, तो फिर वैक्सीनेशन को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है वैक्सीनेशन भी, कि मैक्सिमम लोगों का हो गया है, हालांकि अभी टोटे लगे हुए हैं, किल्लत हो गई है वापस से वैक्सीनेशन की। आप वैक्सीनेशन से जुड़ा एक मामला में कहना जी, हमने रिकॉर्ड बनाने के लिए तो एक दिन में वैक्सीनेशन की झंडे, बिल्कुल सही बात। अब जब लोगों में अवेयरनेस पैदा हुई तो किल्लत हो गई है, तो टीकाकरण के वैक्सीनेशन का बिल्कुल सही बात है। ये हमारे कंट्रोल में। मैं तो ये बता सकता हूँ कि वैक्सीनेशन कराने का एडवांटेज क्या है, वो मैंने 300 पेशेंटों में देख के करा है। अभी आजकल हम लोग ने एक वो कर लिया है, प्रोटोकॉल बना लिया है सेकंड लेयर के पहले से। कोई भी पेशेंट आता है, सीटी स्कैन या एक्सरे कराता है या कोई चेकअप कराने आता है, तो उसके फॉर्म पे ही हम लिख लेते हैं पहला वैक्सीन, सेकंड वैक्सीन की डेट। तो एक स्टडी हमने कराई थी, करीब 500 पेशेंट की हो गई अभी तक। जिन्होंने दोनों वैक्सीन लगाए थे उनके लंग, वो 4% पेशेंट थे जिनके लंग वापस से इन्वॉल्व हुए और उन्हें तकलीफ बढ़ी, बट वो 5 से 7 दिन में ठीक होकर घर चले। बट जिन्होंने वैक्सीन ही नहीं लगवाया है, एक वैक्सीन लगाया, उनमें से करीब 75% पेशेंट को अस्पताल का स्टे 20 है कि कोई किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जब तक कि कोई तथ्य सामने नहीं आते उसके बारे में टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? भाई इसको ये बोलना कि वायरस है, कि उसको डेवलप किया वायरस है, उसके बारे में टिप्पणी करना ठीक नहीं है। क्योंकि क्या है कि संभावना कोई भी हो सकती है, लेकिन जब जांच के बाद पूरे तथ्य, जो साइंटिफिक जांच के बाद अगर कोई तथ्य आएगा तब हम इस पर बात कर पाएंगे। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा।
सर कैसे देखते हैं ये 2G जो 2DG दवा है जिसको बोला गया है कि वो ज़्यादातर असरदायक होगी आने वाले स्ट्रेन के लिए या थर्ड लहर के लिए, क्या लगता है भंडारी साहब आपको? कुछ नहीं है इफेक्टिव? सर आपको क्या लगता है? को देख लिया जी अभी जी क्या है कि अभी वो शुरुआती उसमें है 2DG है ना जी। अब वो जब आएगी तो अपन देखेंगे कि उसका सैचुरेशन पे कितना प्रभाव आ रहा है। क्योंकि क्या है कि जब ज़्यादा मरीजों पे लगता है तो संख्या जैसे अब एकदम से CHL में लगा था तो 75 से 95 हो गया, तो क्या है कि अब सरकार जैसे सर बोले कि हमारे 10 को लगाया उसमें हमें उतना इफेक्ट नहीं दिखा है। तो एक्चुअल जो है जब बड़े स्केल पर जब इसकी वो जब पेशेंट्स में जब ये दवाई दी जाएगी तब समझ में आएगा कि रिपोर्ट क्या प्रभाव है। मतलब अभी तो खैर प्रयोग ही चल रहे हैं कोरोना पे कि प्रयोग ही कर रहे हैं हम। मेरा आप दोनों से जिज्ञासा है, पहले और दूसरी लहर के बाद में अस्पताल तो बहुत अच्छे तैयार हो गए कि बेड भी हो गए, ऑक्सीजन भी हो गए, ऑक्सीजन प्लांट भी लग रहे हैं, लेकिन क्या पैरामेडिकल स्टाफ उस तरह से तैयार हो पाया है? क्योंकि हमने देखा कि जो सेकंड लहर में जो स्टाफ ड्यूटी कर रहा था वो ही ड्यूटी करता रहा, क्योंकि बाकी स्टाफ या तो आया नहीं या धरने प्रदर्शन करता रहा जी, या प्रदर्शन ही करने लग गया। सर मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूँ कि जब हमने अपने पेशेंट के बारे में पता किया तो उन्होंने कहा स्टाफ होगा तो हम करवा देंगे, नहीं तो नहीं करवा। आपके साथ हुआ होगा, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। इस समय अगली लहर के लिए MBBS फर्स्ट ईयर के बच्चे से लेके MBBS फाइनल ईयर तक का बच्चा बिल्कुल गेयर अप है। रोज ट्रेनिंग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स की इतनी बढ़िया ऑनलाइन ट्रेनिंग करा रहे हैं जी। पीडियाट्रिक के लिए पूरा पीडियाट्रिक कर चुके हैं अभी तक। हाँ, वो आज तक कभी कहाँ हुई थी, अपन मतलब सतर्क है ना। क्या लगता है शासकीय तौर पर इस बार तो हमारे जो MGM मेडिकल कॉलेज चाचा नेहरू है यही पूरे मध्य प्रदेश की ट्रेनिंग करा रहा है। कल ही एक ट्रेनिंग हुई है ऑल ओवर MP की जी। और जो रही बात जो आप बोल रहे हैं कि टेक्नीशियन पैरामेडिकल स्टाफ, तो एक चीज है, पहली बात ये है कि पहली लहर में कहीं भय था, उसमें शुरुआती जो हिकअप था वो था, लेकिन दूसरी लहर में ऐसा कोई मुझे नहीं मिला कि जो बोले साहब मुझे ड्यूटी नहीं करनी है। हमारे बहुत अद्भुत तरीके से ड्यूटी की है, लोगों ने खुद संक्रमित हुए तब भी अपना काम चालू रखा है, भले ऑनलाइन किया हो कैसे भी किया हो। तो पहली लेयर दूसरी लेयर का बहुत अंतर था और अब तो सब मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, तो मुझे लगता है कि हम और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। कीर्ति दादा, एक अंतिम प्रश्न और यहीं पे खैर इस पूरी चर्चा को हम विराम देंगे। कैसे देखते हैं, डॉक्टर्स तो चूंकि अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं तो बोलने की स्वतंत्रता हम भी समझते हैं कि उतनी होती नहीं है, पर क्या लगता है कीर्ति दादा कि शासन प्रशासन को कितना अब वापस से अलर्ट होने का विषय है, क्योंकि बाजार पूरे खुल गए हैं। भंडारी साहब ने और ठाकुर साहब ने बताया कि अगस्त मिड में हो सकता है कि जो थर्ड लहर है कोरोना की वो वापस से बूम मारे, तो क्या लगता है शासन प्रशासन को किस हिसाब से एहतियात बरतना चाहिए? मार्केट पूरे खुल गए हैं, अब तो कल ये भी खबर आ गई कि चुनाव भी हो सकते हैं सितंबर अक्टूबर में। हाँ, रैलियां निकली है यूपी में, सरकार कह रही है कि कांवड़ यात्रा को अनुमति दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कैसे दे सकते हैं जी। पहली लहर की बात करें, जब पहला पेशेंट आया तब राहुल गांधी ने अलर्ट किया था सरकार को कि इसको गंभीरता से लेता, उनका मजाक उड़ाया गया था। हम राहुल गांधी के समर्थक भी नहीं है और विरोधी भी नहीं है, लेकिन सरकार की गलती उस समय ये हुई कि इंटरनेशनल फ्लाइट रोकने के प्रयास किए जाते तो शायद कोरोना का जो विभीषण रूप हमने पूरे देश में देखा वो नहीं देखना पड़ता। मेरा चूंकि हम लोग फील्ड में भी रहते हैं, सब चीज़ों से जूझते हैं, सरकार ने हमें फ्रंट लाइन वॉरियर घोषित कर दिया है, इसके आगे कभी सोचा नहीं, हम फिर भी काम करते रहेंगे। मेरा जिला प्रशासन से ज़्यादा राज्य सरकार और राज्य सरकार से ज़्यादा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि जब WHO तीसरी लहर की बात कर चुका है तो इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर रोक लगानी चाहिए या क्या सतर्कता बरतनी चाहिए। हमने ये भी देखा कि कोरोना के दौरान फ्लाइट आती रही, लोग बाग अपना जरिया लगाकर एक आध दिन वहां रहे और बाकी अपने घर चले गए जी। तो ये सारी लापरवाहियां इस तीसरी लहर के भीषण रूप को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं रोका गया तो निश्चित रूप से आप जितने प्रयास कर लें, सरकारी लेवल पे आप जितने प्रयास कर लें, वो सारे प्रयास फेल साबित हो जाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि दूसरी लहर सुनामी थी, तो तीसरी लहर में लापरवाहियां बरती गई तो ये निश्चित रूप से भूकंप। क्या लगता है भंडारी साहब, आप लोगों ने या डॉक्टर्स की टीम ने क्या इस प्रकार की कोई चर्चा माननीय हमारे मुख्यमंत्री से या जिले के कलेक्टर से, क्या इस प्रकार का प्रस्ताव आप भी तो रख सकते हैं? क्योंकि मान लीजिए कि इलाज अच्छा हुआ तो भी डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और इलाज अच्छा नहीं हुआ तो डॉक्टर पल में माफिया भी बन जाते हैं। तो ये तो वो वाला बात है कि काजल की कोठरी है,
अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा, और यूँ तो दाग है, कैसे देखते हैं? जी, मेरे को पर्सनली कुछ मालूम नहीं इस तरह का कि कोई सलाह दी है या नहीं दी है, पर ये जरूर है कि जो इन्होंने बताया कि अगर इंटरनेशनल फ्लाइट सबसे पहले जो कल मैंने भी टीवी पे देखा है, हमें अब रोक देना चाहिए और इसके उस पर काम करना चाहिए, बिकॉज ये जो भी म्यूटेट होने के बाद भी आएगा तो वो वायरस लेके आएंगे वो। क्या लगता है सर, आप बेहद जिम्मेदारी वाले ओहदे पर हैं, क्या आपकी कोई चर्चा माननीय कलेक्टर से या आपने अपना कोई प्रस्ताव भेजा? वो मैं उसको क्लियर कर देता हूं। हमारे तो साप्ताहिक ऑनलाइन बैठक हर सप्ताह होती है, 1 घंटे का हमारा होता है और चर्चा उस पर हर विषय पे होती है। तो ये टेक्निकल जितनी भी चीजें हैं उन सब पर चर्चा हमारे विभाग से हमारी सतत जारी है और होती रहेगी। जी, तो आज की चर्चा को यहीं विराम देंगे और डॉक्टर पीएस ठाकुर, डॉक्टर भंडारी और कीर्ति राणा जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। मौखिक तौर पे तो हालांकि हो गई बातें कि तीसरी लहर के लिए हम सतर्क भी हैं, अलर्ट भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और तैयार भी हैं, परंतु इसके बावजूद मैं चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को और जो भी हमें देख पा रहे हैं उन तक ये मैसेज देना चाहूँगी, संदेश देना चाहूँगी कि देखिए, अपनी जिम्मेदारी आप स्वयं ही उठाइए। जहाँ भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, मास्क जरूर लगाएं, समय समय पर हाथ धोते रहें, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। आप मानेंगे चिकित्सकों की बात, तभी बदलेंगे ये बिगड़े हुए हालात।